हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रमचय, मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय, जिसको इंग्लिश में हम लोग परम्यूटेशंस। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम लोग क्रमचय के बारे में स्टडी करेंगे, उसके डेफिनेशंस पे बात करेंगे, उसकी वर्किंग पे बात करेंगे। क्लियर? क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्रमचय होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्रमचय के डेफिनेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, क्रमचय क्रमचय इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस पे बात करते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कहानी को एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा ताकि पूरी कहानी आपके ब्रेन में जाए। ठीक है, जैसे मैं लेट कर लेता हूं। लेट अपने पास ए, बी और सी तीन वस्तुएं हैं और तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं, एक तरह की वस्तु नहीं है, तीनों वस्तु अलग अलग है। ए, बी और सी तीनों वस्तुएं अलग अलग है। क्लियर? और मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं तीनों वस्तुओं को लेकर के अलग अलग व्यवस्था बनाऊं। ठीक है, क्या मेरा इंटरेस्ट किस बात में है कि तीनों वस्तुओं को लेकर अलग अलग विन्यास लिखूं या व्यवस्था बनाऊं। क्लियर? अब यहां से तीन वस्तुएं हैं तो मैं अलग अलग लेने की अगर प्रक्रिया चालू करता हूं तो मैं एक बार में, अगर केस 1 की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। केस 1 में जब वस्तु, तीनों वस्तु में से मैं एक वस्तु को लेकर के व्यवस्था बनाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा। जब वस्तु, यहां पर केस 1 में मैं लिखूंगा कि जब वस्तु क्या हो, एक हो, एक हो, तो हमारे पास क्या व्यवस्थाएं बनेगी। और केस 2 में हम क्या लेंगे, जब वस्तु दो हो। और केस 3 में अपने पास क्या हो जाएगा, जब वस्तु 3 हो। क्लियर? ये अलग अलग व्यवस्था बनाने की हमारी क्या है, कोशिश है, सोच है। क्लियर? अब ये तीन वस्तु हैं और तीनों वस्तु में से हमको एक बार में व्यवस्था बनानी है, एक वस्तु लेकर के। केस 2 में हमको बनाना है दो वस्तु लेकर के, और केस 3 में हमको क्या बनाना है, तीनों का तीनों वस्तु लेकर के। अब सोचिए थोड़ा सा कि जब हम तीनों में से एक वस्तु लेंगे तो हमारी व्यवस्थाएं क्या हो सकती है। या तो हम ए लिख सकते हैं, या तो हम बी लिख सकते हैं, और या तो हमारी व्यवस्था सी हो सकती है। यानी टोटल व्यवस्थाओं की संख्या कितनी होगी, तीन व्यवस्थाएं हम बना सकते हैं। ए या कंडीशन, और ये आपको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था, या जब होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ए हो गया, दूसरा तरीका बी हो गया और तीसरी तरीका सी हो गया। तो इसमें या कंडीशन आ रहा है, तो या कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, तीन वस्तु है और उसमें से एक वस्तु लेकर के हमको व्यवस्था बनानी है। ठीक है, तो इसको लिखने का जो संकेत होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। 3p1 यानी कि टोटल वस्तुओं की संख्या 3 है और उसमें से एक वस्तु लेकर हमको क्या करना है, व्यवस्था बनाना है या विन्यास बनाना है। क्लियर? इसी तरीके से तीनों वस्तु में से हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को, एक साथ दो वस्तुओं को लेकर के क्या करेंगे, व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, क्रमचय बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिया ए बी, फिर इसको बी ए लिख सकता हूं मैं, है कि नहीं। फिर मैं ले सकता हूं ए सी, फिर इसको मैं लिख सकता हूं सी ए, फिर मैं ले सकता हूं यहां से बी सी, और फिर इसको लिख सकता हूं सी बी। तो इसमें देखा हमने कितनी व्यवस्था है, 1 2 3 4 5 6 व्यवस्थाएं, यानी कि टोटल व्यवस्था अपने पास कितनी हुई, टोटल विन्यास कितना हुआ, टोटल विन्यास अपने पास कितना हुआ,
6 हुआ। क्लियर। अब देखिए जब 2 वस्तु है, 3 वस्तु अपने पास अवेलेबल है, उसमें से 2 वस्तु लेकर के हमको विन्यास बनाना है, तो इस कहानी को हमको लिखने का जो तरीका है, टोटल 3 वस्तु है और ये 2, ठीक है। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर के विन्यास बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसको सांकेतिक रूप से हम लोग क्या लिखते हैं, 3p2। क्लियर। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स पहले एग्जांपल को फिल कीजिए, फिर डिफिनीशन निकालने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत ही इजी डिफिनीशन है, पहले इसको एग्जांपल को फिल कीजिए और थोड़ा सोचिए। क्लियर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही सोचने वाला है कि नहीं। क्लियर। अब देखिए, अब यहां से मैं इस केस में तीनों की तीनों वस्तुओं लेकर के मैं व्यवस्था बनाना चाहता हूं, तो मेरी सोच क्या होगी, सबसे पहले तो A B C बनेगी। क्लियर। फिर यहां से A, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा B। फिर यहां से मैं ले सकता हूं B A C, फिर यहां से अब इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो B C A बन जाएगा। अब हमारी अगली व्यवस्था जो होगी C A B होगा और C B A होगा। ये यहां पर भी हमने देखा कि तीनों को एक साथ अगर मैं ले रहा हूं, तो इसकी टोटल जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बन रही हैं, 6 बन रही है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको संकेत में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टोटल वस्तु 3 है और इसमें से तीनों वस्तु को लेकर के हम व्यवस्था बना रहे हैं। और टोटल व्यवस्थाओं की संख्या कितनी है, टोटल व्यवस्थाओं की संख्या अपने पास कितनी हो रही है, विन्यास कितना बन रहा है इसमें, विन्यास अपने पास 6 बन रहे हैं। क्लियर, क्लियर कट, कोई दिक्कत। अब यहां से अगर 3 वस्तु है और तीनों में से एक को लेकर अगर हम व्यवस्था बना रहे हैं, तो टोटल व्यवस्थाओं की संख्या 3 बन रही है और इसको संकेत में हम 3p1 लिख रहे हैं। फिर इस तीनों वस्तुओं में से अगर मैं 2 वस्तु को लेकर एक समय पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपने पास कितना टोटल विन्यास बन रहा है, 6। और इसको सांकेतिक रूप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3p2 लिख सकते हैं। क्लियर। जब अपने पास वस्तुओं की संख्या 3 हो, तो तीनों को एक साथ अगर लेकर हम कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था बनाने की, तो हमारे पास टोटल विन्यास कितना हो रहा है, 6 बन रहा है। और इसको सांकेतिक रूप से हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3p3। क्लियर। थोड़ी सी एक बात और हम डिस्कस करना चाहेंगे यहां पर। अब थोड़ा सा देखिए, 3 व्यवस्थाएं बन रही है यहां से, ठीक है। अब यहां से 3p1 को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और एक जनरल लॉजिक तौर पर हम क्या करना चाहते हैं, फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर बार बार ऐसी वस्तु, मान लीजिए यहाँ 3 है, हम आराम से क्या कर लिए, इसके विन्यास को लिख पाए हैं, लेकिन अपने पास बहुत सारी वैल्यू है, तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे वस्तुओं की संख्या दे दी गई, 10 वस्तु है, तो लिखते लिखते बहुत ही हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। तो हम यहाँ से अब चाह रहे हैं कि एक लॉजिक निकाल के लाएं और उस लॉजिक पर इस फॉर्मूला बना कर लाएं, कि ताकि जल्दी जल्दी हमारा क्या हो जाए, फॉर्मूला के सहारे विन्यासों की संख्या निकल जाए। तो थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर है, 3 विन्यास बन रहे हैं, यहाँ से 6 विन्यास बन रहे हैं और यहां से 6 विन्यास बन रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको 3p1 को लिखने के लिए अपने सिस्टम में कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा देखिएगा, अगर मैं ये 3 है तो 3 का फैक्टोरियल ऊपर रख रहा हूं, है कि नहीं, और 3 - 1 करके इसका फैक्टोरियल ये लिख रहा हूं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है, 3 का फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया, 2 का फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। टोटल विन्यासों की संख्या 3। देखिए टोटल विन्यासों की संख्या यहां भी 3 है और इसको मैंने थोड़ा सा अपने एक सिस्टम में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप फॉर्मूला को फिल कर सके। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फॉर्मूला को प्रूफ भी करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ी सी एक लॉजिकल सिस्टम बैठाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। अब देखिए ये 3 है, तो इसका ये अगर मैं इसको 3 को n मानने की कोशिश करूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, और इसको मैं r मानने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा r। ठीक है। अब ये यहां से देखूं तो ये n का फैक्टोरियल 3 जो है, 3 का फैक्टोरियल, और यहां से फिर n यहां पर आ रहा है n, और ये जो 1 है r आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर देखें तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं लॉजिकली। अभी इसको मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए इस बात को।
है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और इस एग्जाम्पल को मैं देखता हूं और कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसका प्रूफ दूंगा। बिना प्रूफ का कोई मैथमेटिक्स अगर आप बना रहे हैं, बिना थ्योरी का अगर मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो दैट्स नॉट फेयर, है कि नहीं, मेरा मानना है। क्लियर। चलिए अब इसको हम, ये 3 है तो देखो थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एन और आर को छोड़िए, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो मैं प्रूफ करूंगा। यहां से 3 है, अब इस 3 को मैं यहां रख रहा हूं इसकी फैक्टोरियल, और इस 3 में से इस वैल्यू को मैं घटा करके इसकी फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, तो विन्यासों की संख्या उतनी ही आ रही है जितना मैं इसको काउंट करके ले आ रहा हूं, है कि नहीं। तो कुछ तरीके से मेरा कुछ सिस्टम बन रहा है। अगर देख लीजिए यहां से, तो जब वस्तुओं की संख्या अपने पास 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3p2। अब देखिए इसी सिस्टम पर बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 - 2 का फैक्टोरियल। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल बटा 3 में से 1 गया तो 1 का फैक्टोरियल। 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। मैं मानूंगा कि आप फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट्स क्या है, आपको बूस्टअप है, आपको आती है, तब मैं जाके सॉल्व कर रहा हूं इस बात को। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, ये 3 का फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं 6। क्या बात है, देखिए ध्यान से, यहां पर टोटल विन्यासों की संख्या कितनी आई है, 6 आई है, ठीक है। और मैं इस कहानी को इस तरीके से भी लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं अपने पास विन्यासों की संख्या 6 आ रही है कि नहीं। फिर इस तरीके से मैं इस सिस्टम को भी देखना चाहूं तो क्या हो सकता है अपने पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं लॉजिकली फॉर्मूला को निकाल रहा हूं, थ्योरेटिकली अभी बाकी है। थ्योरेटिकली मैं इसको निकाल के लाऊंगा आपके सामने, डोंट वरी। क्लियर। अब यहां से 3p3, इसको लिखूंगा 3 का फैक्टोरियल, और यहां से 3, देखिए हर बार मैं क्या कर रहा हूं, 3 - 3 का फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, ये फिर 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है स्टूडेंट्स। तो फिर इस वैल्यू 6। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग इस पूरे सिस्टम को, इस एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं और यहां से फॉर्मूला और क्या बोलते हैं, डिफिनीशन निकालने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल से। अब देखिए ये 3 वस्तु थी, तो 3 वस्तु में से एक वस्तु निकालने का, तो ये अगर मान लीजिए किसी संदर्भ में इसको n मानते हैं तो n का फैक्टोरियल, और इसको मैं r मानता हूं तो n - r का फैक्टोरियल। यहां से 3 का फैक्टोरियल मैंने सॉल्व किया, फिर जो मैंने सिस्टम में निकाला उसी को फॉर्मूला से भी निकाल रहा हूं, तो टोटल विन्यासों की संख्या उतनी ही आ रही है जितना मैंने सिस्टम में अपने लॉजिक से निकाला। क्लियर। फिर यहां पर भी वही देखा, टोटल विन्यासों की संख्या 6 है, और यहां से अगर इस फॉर्मूले में मैं पुट करके वैल्यू को निकाल रहा हूं तो उतनी ही आ रही है। फिर यहां पर भी देखें तो वही बात यहां पर भी रिपीट हो रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर n वस्तु है, देखिए थोड़ा सा, n वस्तु है और उसमें से r को लेकर के एक साथ विन्यास बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, क्योंकि ये अपने सिस्टम को क्या कर देगा, इजी कर देगा। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को प्रूव भी करूंगा, लेकिन अभी लॉजिकली इसको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्लियर। चलिए अब बात आती है सर इसकी डिफिनीशन पर कि आखिर क्रमचय है क्या। तो देखिए जब अपने पास 3 वस्तु थी तो तीनों वस्तु में से एक वस्तु को लेकर बनाया हमने विन्यास, 2 वस्तु को लेकर बनाया, और अपने पास तीनों के तीनों वस्तु को लेकर के बनाया विन्यास। तो इसी तरीके से अपने पास 3 विभिन्न अलग अलग वस्तु हो या n अलग अलग वस्तु हो, तो उस वस्तु में से मैं r वस्तुओं को, कोई नंबर है r, ठीक है, n विभिन्न वस्तुएं हैं अपने पास, उसमें से हम लोग r वस्तु को या सभी वस्तु को किसी समय पर एक साथ लेकर के जो विन्यास बनाते हैं, तो विन्यासों की संख्या क्या कहलाती है, वो विन्यास बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रमचय कहलाती है कि नहीं। क्या डिफिनीशन बन रहा है अपना, थोड़ा सा मैं देख रहा हूं। यहां से अगर अपने पास n वस्तु है और उस वस्तु में से मैं r वस्तु को लेकर के विन्यास बनाने की कोशिश कर रहा हूं, या सभी वस्तु को बनाने की कोशिश सभी वस्तु को एक साथ लेकर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपने पास क्या बनेगा, n का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल।
क्लियर? ये अपने पास क्या बन रहा है, लॉजिकल फॉर्मूला बन रहा है, और मैं थ्योरेटिकल अभी प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, डिफिनीशन अगर आपने नोटबुक में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्रमचय का डिफिनीशन अपने पास अवेलेबल हो गया कि यदि अपने पास क्या होगा, n विभिन्न वस्तुएं हैं, तो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को या सभी वस्तु को किसी समय पर लेकर, किसी खास समय जरूरी है, किसी खास समय पर लेकर बनाए गए विन्यास क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। ठीक है? n विभिन्न वस्तु, ध्यान रहे, n विभिन्न वस्तु, अलग अलग वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से r या सभी को लेकर किसी समय पर, खास समय पर लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या क्या कहलाती है? क्रमचय कहलाती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि डिफिनीशन आपको क्लियर होगा, और उस डिफिनीशन के बाद इस एग्जाम्पल को आपको क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है। और एक पॉइंट है डिफिनीशन के बाद, क्या है? यदि n विभिन्न वस्तु है, r वस्तु को लेकर के हमको क्रमचय बनानी है, तो मैं इसको क्या करता हूं? NPR द्वारा मैं क्या करता हूं? NPR द्वारा सूचित करता हूं। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्लियर? यदि n विभिन्न वस्तु है, r वस्तु को लेकर क्रमचय बनाना है, तो इसको संकेत रूप से हम लोग क्या लिखते हैं? NPR। ये n टोटल वस्तुओं की संख्या, और उसमें से r वस्तु लेकर के हम क्या कर रहे हैं? विन्यास। जैसे देख लो, n टोटल, n की वैल्यू कितनी है? 3 वस्तुएं हैं अपने पास, इसमें से मैंने r की वैल्यू 1 वस्तु लेकर विन्यास बनाया। टोटल अपने पास 3 वस्तु है, इसमें से हमने r की वैल्यू 2 लेकर के विन्यास बनाया, और टोटल वस्तु अपने पास क्या है? 3 है, उसमें से हम लोग तीनों को तीनों, यानी कि सभी के सभी वस्तुओं को लेकर के हमने क्या किया? विन्यास बनाया। क्लियर कट? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए, आइए देखते हैं, इसके ऑपरेशंस पे बात करते हैं। और देखिए, इसके ऑपरेशन से बात करते हैं और एक थ्योरम पे बात करते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस एग्जांपल का। डिफिनीशन आप अपने से लिख सकते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r या सभी को एक साथ लेकर किसी समय पर बनाए गए विन्यास को हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। ये डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या NPR होता है। NPR होता है। अब NPR होता है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? थ्योरम को यूज करेंगे और उस थ्योरम को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद ये एग्जांपल आप छापिएगा अपने नोटबुक में। चलिए आइए देखते हैं प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय कहता है यदि n विभिन्न वस्तु है, अपने पास विभिन्न वस्तु है, तो किसी समय t पर r वस्तु को लेकर बनाए गए विन्यास NPR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये थ्योरम कहता है अपना। और इस थ्योरम को आप क्या करेंगे? पॉइंट के बाद इस थ्योरम को आप छापेंगे, और इस थ्योरम को मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन पे बात करूंगा। चलिए अपने नोटबुक में इसको छाप लें, और इसके थ्योरम पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? NPR बराबर क्या होता है? n की फैक्टोरियल बटा n माइनस r की फैक्टोरियल। क्लियर? चलिए अब इसकी प्रूफ को मैं देखने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपने नोटबुक में छाप लिए होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वीडियो को प्रोसीड करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए अपने पास क्या है? ए प्रूफ। मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। n वस्तु है, n विभिन्न वस्तु है, ठीक है, और उसमें से r वस्तु लेकर के हमको क्या करना है? विन्यास बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स, अपना काम क्या है? n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के हमको क्या करना है? विन्यास बनाना है। तो चलिए काम को पहले चूज करना है।
तो यहां से क्या कर लेते हैं, लेट n विभिन्न वस्तु है और n विभिन्न वस्तु है, r वस्तु को लेकर के, r वस्तु को लेकर विन्यास बनाना है आपको, विन्यास बनाना है। चलिए ये हमने सपोज कर लिया। चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे, आर वस्तु का ब्लॉक बनाएंगे यहां से। और एक बात ध्यान रखिएगा, एन विभिन्न विन्यास बनाने हैं। विभिन्न विन्यास का मतलब क्या है, यहां से जो एन विभिन्न वस्तु है तो उससे हमको विभिन्न वस्तुओं का विन्यास बनाना है। तो विभिन्न वस्तुओं का विन्यास बनाने का मतलब क्या है कि जो रिपीटेशन है, जो पुनरावृत्ति है वस्तुओं का, वो नहीं होगी। क्लियर। अपना काम क्या है, आर वस्तुओं को लेकर के विन्यास बनाना। तो देखिए यहां से अपने पास टोटल वस्तु है, तो इस घर को हम कितने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, तो टोटल वस्तु कितनी है, एन वस्तु है, तो एन तरीके से। और इस वस्तु को हम, इस घर को कितने तरीके से, तो एक यहां पर फिल हो गया है, एक भर गया है, तो यहां पर कितने तरीके से, n-1। ये पहला घर है और ये सेकेंड घर है, ये थर्ड है, और लास्ट वाला को मैं क्या मान रहा, आरवा, क्योंकि आर ब्लॉक ही होगा, क्योंकि आर ही वस्तु को लेकर हमको क्या करना है, विन्यास बनाना है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर इसको मैं देखूं तो n-2 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस घर को मैं देखूं तो कितने तरीके से मैं फुलफिल कर सकता हूं, यह आपको देखना होगा। तो चलिए, जब पहला घर है तो ये क्या है, n से, दूसरा घर है तो n-1, दूसरा घर है तो दूसरे घर में हम कितने तरीके से वस्तु को रख सकते हैं, n-1। ये बात थोड़ा समझना होगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो n-1 है तो दूसरे घर में, यानी कि n-1 का मतलब दूसरे घर के 2-1, ये लिख सकते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, तो n-1 आ रहा है कि नहीं। जब इसी तरीके से तीसरा घर है तो n-3-1, देखिए n-2 आ रहा है। इतने तरीके से हम इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को भर सकते हैं। तो क्या आ रहा है अपने पास, n-2। इसी तरीके से जब चौथा घर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, n-4-1। लॉजिक को समझिएगा। इसी तरीके से अपने पास क्या है, आरथ घर आ रहा है, तो आरथ घर आ रहा है तो n-r-1 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। नहीं कहा, देखो दूसरा घर है तो n-1, इसको कैसे लिखा मैंने, n-2-1, तो n-1 आ रहा है। ठीक है, दूसरा घर, तीसरे घर है तो n-2, हम n-2 तरीके से इस घर को भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n-3-1, तब आके 2 हो रहा है। इसी तरीके से आरवां घर होगा तो r के जगह r रख दिया, जब 3 था तो 3 रख दिया, और फिर ये माइनस, हर बार -1 हो रहा है। इस लॉजिक को समझिएगा, यानी कि आरथ घर को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, आरथ घर को हमको भरने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अपने पास हो जाएगा n-r-1, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n-r+1। यानी कि अगर फाइनली अगर मैं लिखना चाहूं तो आरथ घर को कितने तरीके से, n-r+1 तरीके से। क्लियर। अब अपना काम क्या हो गया, अब अपना काम जो है फुलफिल हो गया, पूरा हो गया। तो काम पूरा कब होगा, जब ये भी काम पूरा होगा, ये भी काम पूरा होगा, और ये भी काम पूरा होगा, और ये भी काम पूरा होगा। ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, जहां से हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुई थी। क्लियर। जहां से हमने वर्क टाइप का ये कहानी बताई थी, ये वर्क m तरीके से पूरा हो रहा है या n तरीके से पूरा हो रहा है, तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, m+n तरीके से ये वर्क पूरा होगा। और यहां से ये m तरीके से पूरा हो रहा है और n तरीके से पूरा हो रहा है, तो ये टोटल काम जो होगा m × n तरीके से पूरा होगा। अब देखिए n वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r
वस्तु को एक साथ लेकर के विभिन्न विन्यास बनाने की जो तरीका होगी क्या होगी, इसके लिए ये भी काम कंप्लीट होना चाहिए, ये भी काम कंप्लीट होना चाहिए, ये भी काम कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि सभी काम कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि ये वाली थ्योरम हमारे पास लगने जा रही है। इसलिए यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसलिए टोटल विन्यासों की संख्या, टोटल विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या NPR बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। ये अपने पास टोटल विन्यासों की संख्या बनने जा रही है। क्लियर? टोटल विन्यासों की संख्या ये बनने जा रही है, लॉजिक यहीं पर है, बाकी मैं थोड़ा सा एक ट्रिक लगाऊंगा, फॉर्मूला आपके सामने होगा। क्लियर? ये चीजें हैं, देख लीजिए ध्यान से। टोटल विन्यास जो बनने जाएगा कितना होगा स्टूडेंट, वो होगा ये गुना ये गुना ये, जितने तरीके से इसको भरेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने तरीके से, ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम यूज हो रहा है यहां पर। क्लियर? चलिए, ये अपने पास एक्सप्रेशन अवेलेबल हुआ। मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि फॉर्मूला NPR बराबर जो होता है, NPR बराबर n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल कैसे होता है, इस फॉर्मूला को हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। बाकी प्रूफ करने के बाद तो एप्लीकेशन तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको फैक्टोरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं चाहूंगा कि आप क्या कर लें, कॉपी कर लें अच्छे से, और मैं इसको इरेज करने वाला हूं। चलिए ठीक है। अब अपने पास क्या आया स्टूडेंट्स, आया है NPR इजकल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। ये वैल्यू आई है। मैं थोड़ा सा देखो इसके साथ एक ट्रिक खेल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ध्यान दीजिएगा, जो काम मैंने ऊपर किया हुआ है, ये कहानी मैंने एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये कहानी मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मैं नीचे भी क्या लिखूंगा, एक्स्ट्रा ये बात लिख दूं, ताकि n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 मल्टीप्लाई डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या किया, कुछ नहीं किया। ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो पहले से हम निकाल के लाए थे, NPR इक्वल टू, ये वैल्यू मैं यहां से इधर की वैल्यू पहले निकाल के लाया था। और इसमें मैंने नया काम क्या किया स्टूडेंट, नया काम ये है कि सर ये संख्या एक नया, ये जो टर्म है यहां से यहां तक एक टर्म है, उससे मैंने गुना किया और उसी टर्म से क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब यहां से देखते हैं आगे, इसको देखते हैं तो क्या आ जाएगा, NPR इक्वल टू, इस पूरे टर्म को देखो यहां से यहां तक n से स्टार्ट हुई है और 3 2 1। तो फैक्टोरियल के डिफिनेशन से इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले टर्म को n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो ये n माइनस r से स्टार्ट हुई है और 1 पे जाके खत्म हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r का फैक्टोरियल। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला प्रूफ होता है, और इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्लियर बात? उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर कट बात समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट करें अच्छे से। डेरिवेशन आपसे कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन करने से, फॉर्मूला के डेरिवेशन करने से आपको फील जैसी कहानी आती है, मैथ्स में ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है टीचर पर, इसलिए फॉर्मूला का प्रूविंग बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूं। क्लियर? ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, NPR बराबर n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। चलिए आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल के थ्रू इस फॉर्मूला का क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। चलिए छाप लीजिए अच्छे तरीके से डेरिवेशन को। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।
पहला क्वेश्चन,